रेस्पिरेशन। सर हमने एक्सपेरिमेंट टू CO2 रिलीज ड्यूरिंग ब्रीथिंग ये किया था। एक्सप्लेन तो अबे सर लास्ट टाइम का ड्यूरिंग CO2 एक्सपेरिमेंट thrown out the लास्ट टाइम था So that is respirations are of two types. Okay. Respiration और अब 2 टाइम्स takes place is तो पहला क्या है? Aerobic respiration. Now, aerobic respiration, that is if breakdown of glucose takes place in presence of oxygen, then it is called aerobic respiration. large amount of energy release. And large amount of energy is It starts in cytoplasm and ends in mitochondria. aerobic respiration. Such respiration takes place in mitochondria. Okay. Now, अब देखो कि the respiration which uses oxygen, the respiration which uses oxygen is called aerobic respiration. When glucose, molecule of glucose enters into cell, then it simply breaks into two smaller molecules called pyruvate or pyruvic acid. There are pyruvate is 3 molecules of carbon. समझ आई बात? When glucose enters into cytoplasm, जब ग्लूकोज कहाँ इंटर करता है? साइटोप्लाज्म और ग्लूकोज कौन ला के इनके देता है? ब्लड ला के देता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और हर सेल को दे देता है। तो वहाँ पर ये इसको किसी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों ही केसेस में ये जब सेल के अंदर जाएगा तो ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर ये पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड में छूट जाएगा। हाँ सर बस anaerobic में pyruvate. दोनों में। सर जैसे हम कुछ लेमनेड या फिर कोई मीठा जूस पीते हैं तो फिर सब वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं ना, तो सर वहाँ से सिर्फ पानी लेते हैं फिर जो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ पानी डाइजेस्ट होता है। ओके, अब देखो तो सर ग्लूकोज pyruvic acid तो बस aerobic respiration. दोनों में। अब आप इसको पढ़िए। सो सर मतलब जो भी जूस होता है वो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। हाँ, से लार्ज इंटेस्टाइन में जूस जाता है, ये इलियम तक में ही हो जाता है। उसके बाद वेस्ट है, वेस्ट में से पानी लिया जाता है बस, चाहे जूस हो चाहे कुछ भी आप पिए, सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। जूस में कार्बोहाइड्रेट होता है, हाँ। कार्बोहाइड्रेट कौन डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट। सलेवरी अमाइलेज और अमाइलेज और पैनक्रियाटिक अमाइलेज, बस यही है। ओके, अब देखो ग्लूकोज का टूटना इन साइटोप्लाज्म, इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। टूट जाने को क्या कहते हैं? लिसिस। जैसे होता नहीं थर्मोलिसिस, फोटोलिसिस, उसी तरीके से ग्लूकोज के टूटने को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एंड इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है, और यहाँ पर क्या है? साइटोप्लाज्म। और यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया, देयर में भी सेवरल माइटोकॉन्ड्रिया, तो मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से। तो अब यहाँ पे टूट गया है साइटोप्लाज्म में, तो यहाँ पे क्या बन गया है? 2 molecules of pyruvic acid, that is सर वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया that is pyruvic acid भी बोल सकते हो या फिर पाइरुवेट, कुछ भी नाम ले सकते हो। इसके 2 molecules बनेंगे। सर 3 नहीं बनते।
सर ग्लूकोज C6 होता है और अब जरा देखो C3 ये चीज क्या है C6H12O6 and when it breaks down in it तो ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल OH ये चीज सर बुक में पायरुवेट मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल एक ही बात है। अब आपको मैं समझा दूं, समझोगे तो समझ में आएगा ना। अब बीच बीच में आपको पहले समझो फिर पूछो। अभी तो मैंने पायरुवेट के बारे में बताया ही नहीं है। अब अभी जो भी पूछोगे वो गलती होगा। समझ आई बात कि नहीं? ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है कि नहीं? सर 2 मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? 2 मॉलिक्यूल्स का मतलब ये यहाँ कितने कार्बन है? 6। यहाँ कितने कार्बन है एक मॉलिक्यूल में? 1 3। कहाँ पर? 1 2 3। अच्छा हाँ तो बोलो 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 6 होंगे। हाँ। तो 2 बनेंगे कि नहीं जब वो टूटेगा? ऐसा मतलब 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट एसिड और पायरुवेट दोनों के एक ही चीज है। पायरुवेट भी बोल सकते हैं या पायरुविक एसिड। कभी कभी ये क्या होता है कि यहाँ पर ये माइनस लग जाता है और H+ अलग हो जाता है, तो ऐसे केस में इसे पायरुवेट कहते हैं। तो लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि O के पास माइनस, कभी कभी ऐसे डिसोसिएशन होता है कि नहीं OH का। सर पायरुवेट में सर 2 मॉलिक्यूल थे। पायरुवेट यही है, यही पायरुविक एसिड है। जैसा अभी हम बता रहे हैं आप समझिए। पायरुवेट क्या है? CH3CO और COOH। अगर आप चाहें कार्बन की कितनी वैलेंसी बताइए? सर CH3 या H3? आप इधर देख लो, कार्बन क्या टेट्रावैलेंट है? 4 वैलेंसी होती है। तो इस C पर एक, अब इस C पर भी मैंने क्या 4 वैलेंसी दिखाई है। अब कार्बन 4 से जुड़ा है। और इस C पर क्या दिखाई है? 4। ये देखो, ये भी 4 है और इस पे OH ग्रुप लगा है। कैसा ग्रुप है? OH। तो C डबल OH कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पायरुवेट का स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, 2 से जुड़ा है। हाइड्रोजन की 1 है, 1 से जुड़ा है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी। सर ये फिर से बोलिए। वो फिर से बताना फिर से देखो, कार्बन के आउटर में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 4। इस कार्बन के आउटर में भी क्या 4 होंगे? यस सर। इस कार्बन के आउटर में कितने होंगे? 4। अच्छा, ऑक्सीजन के आउटर में कितने होते हैं? 2 नहीं भाई आप बताइए, आप क्या बताएं? ऑक्सीजन 1 होता है 6 और कार्बन में कितने होते हैं? 12 और सॉरी बोलो बात सही है। अब ऑक्सीजन दिखा दिया और हाइड्रोजन में कितने दिखाए? 1 बोलो ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई पीयूष? अब देखिए H में 1 और H में क्या हाइड्रोजन इससे कहेगा कि तुम मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं डुप्लेट पूरा कर लूं? यस सर। साझेदारी। और ये भी इससे कहेगा कि मुझे 1 दे दो तो मैं डुप्लेट पूरा कर लूं। इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। उसमें ट्रांसफर नहीं होता है। क्या होती है? शेयरिंग। समझ में आई बात? लेकिन इसने कहा कि भाई हमने तुम्हें 1 दिया तो तुम्हारा भी 1 मेरा हुआ। यही तो शेयरिंग है। तो इस तरीके से तुम भी 1 टिफिन आगे रखो, मैं भी, और दोनों के 2 टिफिन हो जाएंगे। आपकी 1 डेफिशिएंसी, मेरी भी 1 डेफिशिएंसी, तो दोनों के 2 हो जाएंगे। तो अब ये इनके घेर लेगा, कहेगा ये तुम्हारे मेरे हुए, और साथ में इससे कहेगा तुम 1 मुझे दे दो बगल वाले कार्बन से। तो क्या इसके पूरे 1 हो गए? चेक करो सर। इसका ऑक्टेट हो गया, इसके डुप्लेट हो गए। अब इस कार्बन ने क्या किया? क्या 4 हैं? और जरा देखो ऑक्सीजन ये सर वो दूसरे कार्बन से कैसे ले सकता है? कार्बन से लेगा क्योंकि ये भी इससे लेगा। कहेगा हमने तुम्हें दिया तुम भी हमें दो। यही तो शेयरिंग है। ये सिंगल बॉन्ड है। मैंने करवाया है कि नहीं आपको? तो अब इसने इसका लिया तो इसने इसका घेर लिया। तुम हमारी जमीन घेरोगे तो हम तुम्हारी जमीन घेरेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? सर वो फिर इसका लेगा। अब इस कार्बन ने इसका लिया तो ये इसका नहीं ले लेगा? ले लेगा। और इसके ऊपर ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन के पास क्या मैंने 6 बना दिए हैं? यस सर। तो ये कार्बन बोलेगा 4 लेगा, चाहे कहीं से भी ले 4 लेगा, तभी तो उसके पूरे होंगे ऑक्टेट। 4 है, 4 ले लिए। सर ज्यादा ले लिया ना 4 से। देख लो ये किससे लिया, किससे लिया, तो इससे लिया। और सर बीच 4 वाले पहले से ही थे। कार्बन से 3 इस कार्बन से नहीं सर, बीच वाले। ये हाँ इसके पास खुद के 4 हैं हाँ और 1 2 3 4 बार से ले लिए। क्या अच्छा। इसने इससे 2 लिए? हाँ वो भी इससे 2 लेगा। कहेगा जितने तुमने हमसे लिए हैं ना उससे कम लूंगा ना ज्यादा, 2 ही लूंगा। हाँ उसके 8 हो गए। हाँ हर सर्कल में 8 है। हाँ yes, इसके पास देखो इसको 2 की कमी है, दोनों से 1 ले लेगा। हाँ सर, और फिर हाइड्रोजन कहेगा तुमने हमसे लिया हमें भी 1 दो। हाँ। बोलो ये यही चीज है। अब ये समझ और में सर नीचे वाला किससे लेगा? इसने इससे 1 लिया था तो ये भी इससे 2 ले लेगा।
सर ये क्या पायरुवेट एसिड का स्ट्रक्चर? यही पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर है, इसे पायरुवेट भी कह सकते हो। जब इसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ये माइनस और H+ एसिड आयन होता है ना, H+ एसिडिक, तो उसे पायरुवेट कह देते हैं, अदरवाइज ऐसे ही लिखो। और बस यही जानते रहो, अगले चैप्टर में भी कार्बन एंड कंपाउंड आ रहा है, वहाँ यही सब आएगा। समझ आ गई बात? तो आप ये समझो कि इसमें कितने कार्बन है, एक C1 C2 C3, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और ऐसे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2, क्योंकि इसमें टोटल 6 हैं। तो ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन नो एटम इज डिस्ट्रॉयड एंड नो एटम इज क्रिएटेड, इट इज ओनली merely a readjustment of various kinds of atom, है ना, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ। तो इससे ये बना। Yes, sir. इसके लिए क्या हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? कुछ नहीं पड़ी, ये सिंपली टूट जाता है। So such type of reaction takes place in aerobically also and anaerobically also। ऑक्सीजन की पड़ी ना नीचे, कुछ जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि टोटल करो 1 2 3 है, यहाँ कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल में 6 है, तो 6 है। अच्छा, इसमें 12 है और इसमें देखो 3 और 4 है, तो 4 2 जा 8, ये कह सकते हो कि 2H2 निकल गया है, ये ऑक्सीडेशन हुआ। बात ये समझो, हाइड्रोजन बल्कि कम है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी है और हाइड्रोजन निकल गया है। कैसे? यहाँ कितने हैं? 4 और 4 × 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है। और वहाँ कितने थे? 12, तो 4 कहाँ गए? -2H2 हो गया कि नहीं? हाइड्रोजन के निकलने को क्या कहते हो? हमें नहीं पता, आप जैसा कहोगे वही लिख देंगे। ऑक्सीडेशन हुआ है। हाँ बोलिए, बोलो बेटा, क्या बोल रही हो? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। यस, इट इज करेक्ट। तो आपने आनंदिता ये बात समझ ली? आनंदिता हो कि प्राची? हाँ प्राची, देखो इतनी बात समझ ली कि दैट इज when glucose enters into a cell, it breaks into pyruvate, 2 molecules of pyruvate और pyruvic acid। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हम देखेंगे इसके आगे का काम क्या होता है कि इसके आगे लिखो एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये काम किस में होगा? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये मालूम है कि भाई एक ग्लूकोज को कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है? 6 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती होगी। तो जो भी हो, इसके आगे आप लिख लीजिए एरोबिक रेस्पिरेशन। और इन ये कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया में भी जाएगा, कौन जाएगा? क्या पायरुविक एसिड? दैट इज CH3COCOOH। ये इसमें इंटर करके CH3COCOOH इसके अंदर इंटर करने के बाद सारे C अगर CO2 में बदल जाएं, तो बताओ ये 3 C CO2 में बदलेंगे तो क्या 3 CO2 बनेंगे? बट लेकिन इसके तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 6 CO2 बना कि नहीं? भाई एक ग्लूकोज के टूटने पे वैसे भी 6 CO2 बनता है। सारा कार्बन जला दो तो कितने हवा में CO2 निकलेंगे? 6। तो 2 मॉलिक्यूल, 1 से 3 CO2 निकला। 2 मॉलिक्यूल से कितना निकला? सर क्या भाई एक ग्लूकोज को जलाओ, चीनी को जला दो, आग लगा दो उसमें, तो कितने CO2 निकलेंगे? 6 बनते हैं कि नहीं? तो अब यहाँ पर कितने बनेंगे? 6 क्योंकि 2 है, 2 को अलग अलग भी लिख सकती हूँ, नहीं तो 2 मॉलिक्यूल तो लिखा ही है। तो 6 CO2 बन गया। और कितने H2O बनते हैं? 12 H2O बनते हैं। बट उन्होंने बैलेंस करके ऐसे ही दिखाया 6 H2O, क्योंकि वहाँ कहीं ऐड नहीं किया, वो अंदर की वाटर यूटिलाइज कर देगा। ठीक है, तो 6 H2O बन गया। और बाकी के कितने? 38 ATP एनर्जी करेंसी। ATP का फुल फॉर्म खुशी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनते हैं। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ADP से इस तरीके का करीब होता है, जिसमें PO4 के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये चीज क्या है? ATP। अच्छा, ADP का क्या होता है? अब ये मॉलिक्यूल यहाँ पर उपस्थित
लाइसोसोम को दे दिया जाता है एटीपी। बोला ये हमने एनर्जी प्रोड्यूस कर दी है, किसी को भी दे सकते हैं ना, किसी को भी देगा, गाड़ी ऑपरेटर्स को भी देगा, सबको देगा। हाँ। तो ये सबको दे देगा एटीपी, ये उसकी एनर्जी यूज कर लेगा। तो अब जो आपका डेबिट कार्ड है जिसमें पैसा था वो कैशलेस हो जाएगा, उसका एक फॉस्फेट निकल जाएगा और वो अब उसमें एनर्जी खत्म हो जाएगी, वो बन जाएगा एडीपी। एडीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। सर एडीपी का चेक करो जरा, इसने ये चीज किसको दे दी? माइटोकॉन्ड्रिया ने। क्या लाइसोसोम को दे दिया, सेल ऑर्गेनल को? बोलो, समझिए, सेल ऑर्गेनल को दे दी ना एटीपी। क्या दिया? एटीपी। तो एटीपी जब सेल ऑर्गेनल को मिला तो उसने उसकी एनर्जी खूब मजे से खर्च की और 2 फॉस्फेट बचे उसमें, और एक फॉस्फेट अलग निकल गया और इसका नाम पड़ा एडीपी। और फिर उसने कहा माइटोकॉन्ड्रिया से, ये पकड़ो अपना एडीपी, ये पकड़ो फॉस्फेट मॉलिक्यूल, जाओ फिर से बनाओ, हमें फिर से और एनर्जी चाहिए कल के लिए। तो फिर से समझो, एटीपी दिया तो उसने एनर्जी खर्च की, माइटोकॉन्ड्रिया ने बना लिया ना एटीपी 38, और ये इसने सबको बांट दिया और सबने खर्च कर ली और एक फॉस्फेट निकाल दिया। जब एनर्जी खर्च होती है तो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल उसमें से अलग हो जाता है, और फिर ये सब फॉस्फेट मॉलिक्यूल और एडीपी ये किसको फिर से दे दिए? माइटोकॉन्ड्रिया। बोला इन सबको फिर से जोड़ना, अभी वहां से पीछे जो ग्लूकोज आ रहा है उसको तोड़ के एनर्जी मिलेगी, और ये तुम्हारा यहाँ पर एनर्जी का पावर हाउस है, तो फिर से उसको दिया जाएगा। या ये भी समझ सकते हो कि ये जो भी फॉस्फेट मॉलिक्यूल है ये वहाँ हवा में रहेंगे और CO2 रेस्पिरेशन से निकल जाएगा, क्योंकि अभी हम रेस्पिरेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये CO2 कहाँ जाएगा? नाउ इट इज वेस्ट, इट इज नाउ ब्रेथ आउट। H2O यूरिन आउट, H2O पर्सपिरेशन आउट, स्वेट आउट। समझ में आई बात की नहीं? और जो नया ग्लूकोज बनेगा फिर इससे फिर और ऑक्सीजन मिलेगा, उससे नए वाली फॉस्फेट सिर्फ काम में आता है। फॉस्फेट कहीं नहीं जाएगा, फॉस्फेट अंदर ही घूमता रहेगा, और बाकी CO2 ग्लूकोज में क्या क्या थे? CO2 और H2O थे, वो बाहर चले जाएंगे और फॉस्फेट बार बार जुड़ता और घटता रहेगा। फॉस्फेट बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि हम फॉस्फेट ले ही नहीं रहे, हम तो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, उसमें अगर ऐसे फॉस्फेट ही निकलने लग जाए। दैट इज यूरिन से जो निकलता है H2 CONH2 दैट इज कॉल्ड यूरिया, ये चीज निकलती है, इसमें कहीं फॉस्फेट नहीं। खत्म नहीं होता है सर, तो फिर वो एक पे यूटिलाइज हो गया ना? यूटिलाइज नहीं होता है, वो उसमें से टूट गया, अब फिर वो जोड़ देगा, फिर क्या कर लो बना के दे दिया। तो ये चीज फॉस्फेट ना हवा में तैर रहे हैं, ये जो पूरा सेल है ना उसमें फॉस्फेट भरे हुए हैं। जैसे हमने कहा था ना कि देखो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन तैर रहे हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था कि नया नया बनता जा रहा था, वहां भी तो शुगर और फॉस्फेट थे। क्या फॉस्फेट की ये बैकबोन नहीं है? पढ़ो, ये इसमें क्या लिखा हुआ है? डीएनए में शुगर भी लगता है, और यहाँ पे ये देखो ये, तो इसमें जो ब्राउन कलर का पढ़िए, ये क्या लिखा है? फॉस्फेट। ये सब फॉस्फेट है, और एस जहाँ लिखा है, एस पढ़ो, एस लिखा है सबने पीले पीले, तो वो शुगर है। तो ये बैकबोन किसकी है? शुगर है, फॉस्फेट। तो शुगर एस है, शुगर पीला वाला, और पी क्या है? फॉस्फेट। भाई डीएनए में भी फॉस्फेट, कोई बात नहीं, मतलब ये डीएनए का बैकबोन शुगर और फॉस्फेट का है, और एडेनिन गुआनिन इसमें लिखा हुआ है। ये सब वहाँ तैर रहे हैं, ये सब न्यूक्लियस के अंदर भी फॉस्फेट तैर रहे हैं और न्यूक्लियस के बाहर भी तैर रहे हैं। जो साइटोप्लाज्म में तैर रहे हैं उनका काम है जाके माइटोकॉन्ड्रिया में कि करेंसी बनाना, एटीपी बनाना, और फिर जब वो यूज हो जाएगा ये इसको जुगत से कौन लगाता है? माइटोकॉन्ड्रिया फिर से असेंबल करता है, उसमें बड़ी मेहनत है, लेकिन एक बार लग जाए और सब ऑर्गेनल को दे देता है, वो खर्च कर देते हैं, एक उसमें से निकाल देते हैं। नाउ एडीपी हैज नो एनर्जी, एटीपी में तो एनर्जी है। एडीपी में एक फॉस्फेट और लगा दो इसमें, इसका नाम बताओ, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये विद एनर्जी लेस है, लेकिन ये फिर से वहां जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये कहाँ जा रहा है बताओ?
और माइटोकॉन्ड्रिया आप क्या करेगा इसको, एक और PO4 जोड़ के माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब ये चीज भेज दी जाएगी कि भाई ये ट्राइफॉस्फेट लो, ये एनर्जी। क्या ये आपके अगले पेज में यही बात लिखी है? जरा देखो तो एक ब्रैकेट में, फिर हम आगे की बात करें। अगले पेज भाई आप 102 पे येलो कलर का वो नहीं लग रहा है जो पंच टाइप, सर 30.5 किलो जूल मोल। देखो वो एनर्जी भी हम बता देंगे, लेकिन कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज। जो मैं 38 ATP बता रहा हूँ उसकी एनर्जी कितने के इक्विवेलेंट है, पढ़ा आपने? 30.5 किलो जूल मोल। 30.5 किलो जूल। और पर मोल का मतलब समझते हो? एक मॉलिक्यूल नहीं, एक मोल। एक मोल कितना ज्यादा होता होगा? उतने सारे ग्लूकोज टूटे तब पर मॉलिक्यूल नहीं है ये। हाँ बोलो क्या है? मतलब ये मैं जो बता रहा हूँ कि जो 38 ATP है उससे कुछ एनर्जी निकलती होगी। अगर एक मोल आप यूज करोगे, एक मोल तो बहुत ज्यादा होता है, दैट इज 352 ग्राम। इतना ATP नहीं, ग्लूकोज। अगर कहीं बाजार में जाओगे नीचे ग्लूकॉन डी एक मोल दे दो तो 352 ग्राम दे देगा। जैसे एक मोल वाटर 18 ग्राम होता है, ऐसे ग्लूकोज में भी सबके ग्राम में ले लोगे तो सब जोड़ोगे तो 180 ग्राम आता है। बस जो शुगर है उसमें तो सर ये 30.5 किलो जो मतलब एक ATP से निकलता है? एक ATP से नहीं, जब एक मोल ग्लूकोज लोगे तब उतनी एनर्जी निकले। एक मोल तो जानते हो ना अवोगाड्रो के नंबर के बराबर। खैर आपकी बुक में बहुत सिंपल सी चीज लिखी, वो जानने योग्य है कि ADP प्लस फॉस्फेट गिव्स यू, दैट इज ADP प्लस फॉस्फेट से क्या मिला? ATP। पूरी बात समझ में आई नहीं? ये कितना अच्छा लिखा गया, इट इज सो क्लियर। लिख लो आप लोग भी ADP प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो इससे क्या बना? ADP। जैसे लिखा मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, और फिर इसके बाद इसे क्या लिख देंगे? ATP। बोलो है बात? यही चीज हमने यहाँ भी दिखा दी, ठीक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, देवांशी बताओ इसकी डेफिनेशन क्या है? Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen. It is aerobic respiration takes place in presence of oxygen. अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ वही आपको दोहराना है, पहले ध्यान से सुनो फिर दोहराना। When glucose molecule enters into cell, glucose molecule enters into cell, then it breaks down into two molecules of pyruvate or pyruvic acid. Then it enters into mitochondria, where each glucose molecule, ठीक है, releases, where for each glucose molecule mitochondria releases 38 units of ATP energy, which is sent to various cell organelles. They utilize it and release out ADP. इतनी बात बोलो। The glucose molecule वही से था ना? Enters. The glucose molecule enters the cell, where mitochondria enter. अब इस सेल के बाद तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया बना हो। Enters the cell. Enters the cell when it breaks. Enters the cell. It breaks down into pyruvic acid or pyruvate. Then it enters the mitochondria, where it is broken down into CO2, water and CO2, water and 38 ATP, which is then sent to all the other cell organelles, and the cell organelles further breaks down it in ADP. हाँ, utilizes energy. Utilizes PO4 में। बस उसको यूज कर लिया और PO4 अलग हो गया। वो PO4 के जुड़ने से ही एनर्जी है ना? सर आपने एक चीज मिस कर दी, आपने जब बोला माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाए फिर आपने ऑक्सीजन मिला। ऑक्सीजन को मेंशन कर लो। अब मैं इसको लिख देता हूँ, इसको नोट कर लिया, कर दें? यस सर। कितनी बात समझ आई? पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड में ये चीज है कि जब H निकल जाए, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, अगर पानी डाल दोगे तो H+ निकल जाएगा, तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलोगे। सर मतलब HCl मॉलिक्यूल है, हाँ। लेकिन पानी डालते ही अरे ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया।
अब जब तक बोतल में तब तक खतरनाक नहीं है, पानी डालते ही ब्लास्ट हो रहा है तो भाई कुछ हो रहा है। पायरुवेट में H है, अगर वाटर लेस है, H है, लेकिन H को तोड़ने के लिए वाटर चाहिए, फिर वाटर उसे घेर लेगा, इसको भी घेर लेगा, उसको कहते हैं हाइड्रेशन। समझ में आई? H को भी घेर लेगा, तो वाटर की प्रेजेंस में होगा तब कह देना पायरुविक एसिड। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है तब तक गैस है, लेकिन वाटर आ गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है पानी। समझ आई बात कि नहीं? HCl यहाँ डाल दो तो हमारे हाथ में भी पानी है, क्योंकि यहाँ मॉइस्चर है ना। समझ में आ गई बात? सर आपने 30.5 किलो जूल पर मोल आपने ATP के नीचे क्यों लिखा है? मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी एनर्जी निकलती है अगर ये 1 मोल लिया जाए। अगर आप इसे कितना लोगे? 1 मोल। मतलब कोई भी चीज है, ATP 1 मोल ग्लूकोज लोगे तब इतनी एनर्जी निकलेगी। बस इतनी सी बात है। 1 मोल तो समझते हो कितनी संख्या होगी। अब देखिए, व्हेन, अब पूरी बात इसको लिखो। Glucose molecule enters in अब उधर भी क्लियर हुई बात आपकी? बोलो। मतलब वाटर पे डिपेंड करता है कि पायरुवेट हो गया पायरुवेट। वो जो आपका पायरुवेट का कंफ्यूजन था वो दूर हो गया ना? सर पर मैंने तो ये सुना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट को पायरुविक एसिड में बनाते हैं, क्योंकि इतना ग्लूकोज को तोड़ नहीं पाता। आपने ये जो सुना है, तो मैं सुनी सुनाई बात पे यकीन ना करो, लिखी लिखाई बात पे यकीन करो। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है पायरुवेट, अब लिखी बात पे यकीन करोगे? सर इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? अब देखो, ये क्वेश्चन अभी इसको हम लिख लेते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन आएगा। वो जो 3 एरो बने वही क्वेश्चन है। ये वाला ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। हाँ, ब्रेक डाउन, बस यही एरो मेन है, लेकिन फिर भी हम हर चीज आपको बता दे रहे हैं कि होता क्या है, रटना नहीं है, जो चीजें समझ लो। सो व्हेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर्स इनटू साइटो, चलो सेल लिख लो, इनटू सेल, देन it breaks down into pyruvic acid or pyruvate. down into 2 molecules of, Pyruvate. और या इसे ये भी लिख सकती हो, Pyruvic स्लैश acid. पायरुवेट। हाँ, पायरुविक एसिड को हमने बता दिया, वाटर आने के लिए बोल देना, ठीक? Then it enters into ठीक है, mitochondria. then it enters into There are 38 ATP acids. mitochondria always does aerobic respiration. वहाँ anaerobic कभी क्या नहीं। does? हाँ? नाम ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया डस, वहाँ पे हमेशा कैसा होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जरा देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में ये एंटर कर गया, Their mitochondria breaks glucose into ठीक है, यूजिंग O2 माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ब्रेक्स डाउन पायरुवेट्स। किसको तोड़ेगा अभी? पायरुवेट। सर ये तो लिखा है नहीं कि ग्लाइकोलिसिस अगर जो फॉर्म पायरुवेट करता है। वो सब लिख दिया। ये अब ये जो पूछना है इसी को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। दिस इज ग्लाइकोलिसिस। यहाँ ये चीज क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। बस इतनी सी बात है ग्लाइकोलिसिस, ठीक? यूजिंग O2 माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक्स डाउन pyruvate into CO2 and water and releases, और क्या रिलीज करेगा? 38 ATP एनर्जी। ATP मॉलिक्यूल्स लिखो, which are energy currency for the cell, which are energy currency for cell. This energy currency or ATP is sent to various cell organelles. कुछ तो खुद भी रख लेता है क्योंकि उसे भी तो काम करना है। So these ATP
are sent to various cell organelle ठीक है, And utilize for Which- this process. ठीक है, these organelles utilize it for various life processes. And release, throw out, बाहर फेंक देते हैं, throw out ADP यानी adenosine diphosphate along with phosphate ion PO4 3 minus And 2-phosphate ion is it? Sir, एक एटीपी के लिए इतना 38 के लिए जितना करो, अब कहो फिर 38 हम उतना नहीं कर रहे हैं, बस फॉस्फेट है ना, मैंने CO2 में लिखा, आप इतना ध्यान रख लो कि ये P है तो डबल बॉन्ड हो O माइनस याद रखना हो तो कोई जरूरी नहीं है, बस यही है फॉस्फेट। प्राची बात समझ में आई? चलिए, सर ये डबल बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड मतलब फॉस्फेट, ये पूरा फार्मूला है H3PO4 का। अब इसमें क्या था ना, सारे H भाग गए क्योंकि हमारी बॉडी में पानी है, वास्तव में ये फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है, तो जब ये चले जाएंगे तो बचा क्या Phosphate. PO4 3 माइनस phosphate ion. है H3PO4, ठीक है, सो दिस इज फास्फोरिक एसिड। अब देखो, नाउ CO2 इज ब्रेथ आउट या एक्सेल्ड, हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं ना, तो CO2 इज एक्सेल्ड, 20% of CO2 is exhaled by breathing out and 80% is going out through urine, क्योंकि NH2CO NH2 बताया था क्या, CO2 वाटर में वेल डिजोल्व है, सोडा वाटर CO2 ही ऑब्वियस वाटर ही तो है, तो 80% हमारे हैं, Blood में भी dissolve सर ऑक्सीडाइज हो जाता है कुछ ऐसा? कुछ नहीं, बस पानी में डिजोल्व है, सोडा वाटर और पेप्सी में क्या है, CO2 ही तो है, aerated तो इस तरीके से डिजोल्व फॉर्म में निकलता है, 20% ऐसे बाहर और 80% यूरिन से, ठीक है, sweat से भी तो ना, मतलब क्या यूरिन से ही sweat वगैरह 20% मोस्टली स्वेट से साल्ट एंड वाटर निकलता है, एक्सेस साल्ट इज Sir? कमिंग आउट फ्रॉम से। सर जो हम लोग डकार मारते हैं ना, तो सर उसमें क्या होता है? उसमें पेट की गैस निकलती हाँ, हो सकता है ऐसा कुछ हो, अब सर उसमें CO2 निकलता है ना? 20% CO2 is exhaled out, ठीक है, या breathed out, while in gaseous form ना, यस सर। and 80% CO2 and water, जो भी water है is released, या ये भी क्या कहा जा सकता है कि excreted out as urine। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन सिर्फ यही नहीं है कि एनर्जी का प्रोडक्शन, वेस्ट का निकलना भी रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन ह्यूमन पढ़ेंगे ना, तो ये लाइन लास्ट में लिखनी ही है। पड़ेगी। सर आपने ये क्यों लिखा है 80% CO2 और वाटर ऐसे? जो वाटर बना वो पूरा का पूरा हुआ। तो सर यूरिन में CO2 थोड़ा है। हाँ वही तो बता ना, और क्या बता रहा हूँ इतनी देर से। सर यूरिन में सर यूरिन में CO2 कैसे निकलेगा? भाई अब हर चीज आपको हर बार किताब लेके आए आपके पास। सर मैंने आपको क्या बताया कि जो पेप्सी है हाँ। CO2 की एफिनिटी वाटर में बहुत ज्यादा है, फिर भी जो अनडिजॉल्व रह जाती वो ऊपर है। तो पेप्सी की बोतल खोल के भी रख दो तब भी सारी CO2 नहीं निकलती, उसमें एसिडिटी रहेगी पानी में, उसीलिए तो उसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं, H2CO3। तो उसकी चूंकि वाटर में एफिनिटी है तो वो डिजॉल्व फॉर्म में निकल जाता है, लेकिन जो बच गया वो उस फॉर्म में नहीं। तो जितना O2 गया था कायदे से उतना ही निकलना चाहिए। आप कहते हैं भाई 6 O2 लिया था और 6 CO2 निकलना चाहिए, तो ऐसे फॉर्म में आप फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी किसी को नहीं दे पाओगे।
हमने कहा आपको कि 20% ही CO2 निकलती, तो आप हिसाब लगाओगे, दिया तो हमने 6 O2 था और निकला भी 6 O2 था, तो 20% ही सर बता रहे हैं, तो बाकी कहाँ गई? ये हिसाब लगाओ कि नहीं? चलिए, इतनी बात आपको समझ आ गई एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। पाइरुविक एसिड का पीयूष जाट फार्मूला बताइए। पाइरुविक एसिड उधर मत देखो, बस मैं जस्ट कंफर्म करने के लिए पूछा था, कोई अल्टीरियम हो नहीं था कि कुछ मतलब आ गया समझ नहीं, ऐसे नॉर्मली आपका नेता मत लेना, ठीक है? क्योंकि अभी ज्वाइन कर रहे थे, जमाई ले रहे थे, तो हमने कहा कहीं सो तो नहीं रहे जगाने की, कोई बात। आप बोलो CH3COHCO। सर 2H3 CH3COHCO। चलो मुझे सही बोला सर, एक बार बताना तो H3C वो तो याद नहीं है सर तुमने याद नहीं है तो हमें कहाँ से सर ये ना CH3COO है। नहीं सर, CH3COCO है। सर मैंने लिखा हुआ। जिसके काम का था उसने याद कर लिया। सर CH3COCO एक O तो प्लस होगा ना, मतलब एक से हम तो ये बोल रहे हैं कि दोनों को वही पढ़ाएगा, फिर आप कैसे बता दे रहे हैं वो नहीं बता पा रहे। सर एक बार लिख लो। ठीक है सर 2 से क्या लेना देना? सर आपने बताया ना कि 2 तो 2 होंगे 2 मॉलिक्यूल, लेकिन फार्मूला पूछा ना, फार्मूले में 2 स्टोइकियोमेट्री थोड़ी लिखोगी। अब देखो इतनी बात हो गई। सो जो भी मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट्स हुए, फंगी हुए, मोस्टली यीस्ट को छोड़ दो, और फंगस। सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल आर डूइंग एरोबिक रेस्पिरेशन। इस चीज को लिखो। सर अगर हम CH3 के जगह H3C लिख दे तो गलत है? बोला CH3 जाएगा, लिखो चाहे कुछ भी, पहले भी लिख सकती बात। हाँ सर पर पंजाब तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, पंजाब तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब वो हम लोग देखेंगे कौन कौन सा, ईस्ट तो करता ही है, और बाकी के केस में हम देख लेंगे, क्योंकि और भी फंगी है, उनमें एरोबिक भी होता है। ठीक है ना, फंगी का बहुत बड़ा किंगडम है। ऐसा आप ये ना सोचो कि ADP के बाद एक बार समझा दीजिए क्या लिखा है कहाँ पे along with PO। हाँ, अब सेल ने क्या फेंका बताओ बाहर से? सेल ने ADP फेंका और एक फॉस्फेट निकाल दिया था, वो भी बाहर दे दिया, और वो फिर रिसाइकल यूज हो गया, खर्च कर दिया, वो एनर्जी करेंसी भी खर्च हो गई। उस ADP किस काम का, क्या रखेगा? फिर से नया ये तो साइकिल है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में दे देगा, कह लो अपने फॉस्फेट, एडिनोसिन भी लो, फॉस्फेट भी लो, और पीछे से ग्लूकोज आ रहा है, उस ग्लूकोज की मदद से उन्हें जोड़ दो जतन से, फिर मुझे दो। तुम्हारा यही काम है, तुम इसीलिए नियुक्त हो। ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज से वेस्ट बना के फेंक देना, ग्लूकोज को हमें नहीं देना, बस तुम इसी एडिनोसिन को जोड़ते रहो बार बार। वो ग्लूकोज को लेगा, एक ग्लूकोज को, और 38 ATP को जोड़ देगा। अब फिर कर लो, जुड़ गया, काम करो, फिर वो देगा। ग्लूकोज सिर्फ यहाँ एक तरीके का मीडियम है, माध्यम, वो जोड़ने के लिए, और वो फिर वो वेस्ट नहीं कर दिया। बस समझिए, इतना नहीं है, समझ में आ गई ना बात? So most of the animals and plants are doing aerobic respiration. अभी ठीक करते हैं। Are doing, मैं दूसरा फोन लगाता हूँ। देखो अब इससे हम लगा देते हैं,
इससे हम दिखाते हैं वीडियो, अभी इसमें लग जाएगा तो वीडियो नहीं देख पाओगे, प्रॉब्लम ये है, इसीलिए हैं अब दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे, अब जब तक ये इंगेज रहेगा तब तक तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये एडवांस है। तो उसमें पहले से लोड कर लेंगे तब दिखा सकते हैं। अभी उसमें लोड कर लो पहले तब दिखा सकते हो, वो भी दिखा देता है। ओके हाँ ओके नाउ आनंदिता टाइम से ज्वाइन किया करो। सर आज नेटवर्क इशू हो रहा था बहुत। ओके चलो, अब मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डूइंग सर NH2 प्लस CO प्लस NH2 ये क्या है इसका फॉर्मूला? यूरिया। सर पर आपने तो H2NCON H2 सर आपने तो एक H2NCON H2 एक ही बात है, वो H इधर ही तो लगेंगे तो सर सेम है। N की 3 वैलेंसी होती है हाँ, और ये C डबल बॉन्ड हो, अब इसका ऐसे बनाओगे तो वो बन जाएगा, हाँ सर डुप्लेट और वो बनाओगे तो बन जाएगा, लिखते ऐसे ही है। हाँ अब ऐसे जैसे दिखाते, ठीक है। सर, हाँ बोलिए। सर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, हाँ तो सर ऑक्सीडेशन तो क्या इसलिए वो ऑक्सीडेशन है कि दो हाइड्रोजन निकल रहे थे इसलिए ऑक्सीडेशन? दोनों में हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन है हाँ, और फिर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन भी ऑक्सीजन है। भाई आप ये देखो कि ये क्या बताइए, C6H12 O6 है, ठीक है, और यहाँ से क्या बना CH3CO COOH के दो बने, सर ग्लाइकोलाइसिस अब वो ग्लाइकोलिसिस है। अब इसके बाद हमें यहाँ कुछ ऑक्सीजन लिखनी है, हमें मालूम नहीं कितनी, लेकिन ये देखो 6CO2 प्लस 6H2O है प्लस 38 ATP, वो सब ठीक है, 38 ATP। यहाँ पर बताइए कि इसमें कितनी ऑक्सीजन, टोटल करो। 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर करो जरा, ऑक्सीजन इसमें 12 है और 18 ऑक्सीजन, तो ये 6 है, मैं कितनी ऑक्सीजन और जोड़ दूं कि ये 18 हो जाए? इसमें सर 6 और 3 into 3 कर देते, मतलब कि मतलब 12 3 जोड़ो तो 3 तो 6 तो 12 भी हुआ, और जुड़वा सर 12 करेंगे तब होगा ना 18 बना, तो 6 CO2 ये जुड़ गया, हाँ समझ में आई? हाँ, और यहाँ पर 2H2 निकला, 2H2 निकला, भाई निकला नहीं, आप जोड़ लो, हाँ, 4 हाँ। हाइड्रोजन, तो 4 8 थे सर, उसमें 12 थे तो 4 हो गए, 4 दूनी 8 4 12 और वहाँ भी 12, सही है। हाँ। तो हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन है, और 6O2 का जोड़ना भी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है, बात समझ आ गई? और ये जैसा कि बता रहे हैं ग्लाइकोलिसिस, और ये क्या हो गया, एरोबिक इन माइटोकॉन्ड्रिया इन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये इन साइटोप्लाज्म। ये सही है। सर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है। हाँ? सर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ग्लाइकोलाइसिस बताया तो भी दिखा दिया ना आपको। अब हम लोग देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके। सो हाँ, एटीपी वाली एटीपी कौन सी वाली? जो हमारे पास एडीपी है, ये क्या है बताओ? इसमें 2 ही फॉस्फेट, और क्या इसमें एक PO4 और जुड़ जाए तो एटीपी, तो क्या बनेगा? एटीपी। तो यही चीज दिखाई गई है कि अब इसमें 3 फॉस्फेट जुड़ गए हैं। तो ये है ADP, अब प्लस एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, तो मिलके क्या बना? 2 तरीके से लिख सकते हो, ADP और फॉस्फेट, और या फिर इसे क्या लिख सकते हो? एटीपी, बोलो, समझ में आ गई बात?
बस इसको जुड़ना ही तो है। तो ADP में जुड़ गया, ये ऐसा लिंक दिखा दो या ये लिख दो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है कि नहीं, ये चीज एडिनोसिन। ओके ना, नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम उस पहले जवाब का इंतजार कर रहे हैं जो फ्यूज चार्ट देंगे, उसमें महीनों भी लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा इंतजार रहेगा कि जब हम इनसे क्वेश्चन पूछें तो एक जवाब ही सही हो। तो अब हम आगे बढ़े, फिर वहां से इनका तेजी से विकास होगा। पहला जवाब सही आ जाएगा ना, फिर इन्हें कोई नहीं बोल सकता। एनारोबिक respiration, the respiration which takes place without oxygen is called anaerobic respiration. सर इसमें अल्कोहल या ऐसा कुछ था ना? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इतनी बात समझ में आ गई? सो द रेस्पिरेशन। एक और चीज पूछते हैं, यूरिया का फार्मूला बेटा बताओ पीयूष। H2O काफी करेक्ट बोलो। NH2CO NH2 N2H CO बोलो सर H2CO NH2CO NH2। सर आपने H2 बताया, लिखा था। ठीक है, वो आपने सही बताया। सर किसने? आपने। सर बोला तो NH2 होगा कि H2 होगा? जो आप बोल रहे हैं NH2CO anaerobic respiration, the respiration which takes place without oxygen, जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन हो जाए। सर ये रिडक्शन है इस जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का, तो यहाँ रिडक्शन हो जाएगा जैसे यहाँ देखा गया, सर यहाँ और फिर ऑक्सीजन यहाँ ली ही ना जाए, ठीक है कि नहीं, तो बिना ऑक्सीजन के काम हो। तो विदाउट ऑक्सीजन जो चीज हो, which takes place without oxygen is called anaerobic respiration। लेकिन कहीं रिडक्शन लिखना देना, बुक में लिखा नहीं है, तो आप भी ऐसे ही लिखें। सर पर रिडक्शन लिखना ठीक है ना, ऑक्सीजन जब है ही नहीं तो रिडक्शन कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है, बट ये पार्ट हम इसको स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम तो इस पार्ट पर इंटरेस्टेड हैं। तो इस पार्ट में यहाँ ऑक्सीडेशन है और यहाँ कुछ नहीं। So it's called anaerobic respiration. So what does it mean by anaerobic respiration? सर वो बताना कि respiration which occurs without usage of oxygen is known as anaerobic respiration. What happened to pyruvate in mitochondria? Well, pyruvate, the mitochondria breaks down the pyruvate by using oxygen into carbon dioxide, water, and releases 38 ATP, which goes. सही, इतना ही बता, which goes to ठीक है कि नहीं? पूरी बात इन्होंने कही है। So it is called aerobic respiration. सर लेकिन इसके बाद तो कहा जाता है ADP माइटोकॉन्ड्रिया में ना, माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। क्या काम था? सर ADP इसके ATP के सर बाद क्या लाइन लग सकते हैं कि ATP goes to, वो सब यहाँ लिखा है। ATP goes to all parts of the various cells cell. of वहाँ से ADP बनता हाँ। है। फिर ATP और फास्फोरस एक निकाल दिया, फिर दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया को, वो ग्लूकोज की मदद से जोड़ देगा, फिर दे देगा, बार बार चिपकाएगा, लोग बार बार तोड़ेंगे। यूज कर करके तोड़ देगा। चलिए, now we will see anaerobic respiration. So anaerobic respiration takes place in two different methods. So पहला क्या है, ये पार्ट इन some microorganism, some सर ये किसका पार्ट है? इसी में anaerobic दो तरीके से, एक ईस्ट में होगा और एक हमारी बॉडी में मसल सेल में होगा जिसमें कि क्रैम सेल है। जब हम दौड़ेंगे तो हमारी बॉडी में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा उसकी एनर्जी सफिशिएंट नहीं होगी, तो हमारी मसल्स जो एक अल्टरनेट पाथवे बना देंगे ऑक्सीजन इसका तोड़ने का, ग्लूकोज तोड़ने का, तो वो चीज़ क्या बना देंगे, लैक्टिक एसिड।
जो कि एसिड है, और एसिड की वजह से हमारी बॉडी में स्टिफनेस आ जाएगी, यानी हमें दर्द हो। मसल्स पे। ठीक है, तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट, ईस्ट खमीर को कहते हैं। इससे क्या किया जाता है? खमीर से डोसा का बैटर बना लो, सब केक्स या ब्रेड्स में भी डाले जाते हैं, उनका पफनेस। हाँ, वो भी होता है। सो दैट इज काइंड ऑफ दिस। तो ये भी बताओ कि स्ट्रेप्टोकोकी है कि बैसिलस है? सर एक वो आता है ना भाई आप ये देख लेना माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि ये चीज क्या है। हमने आपको बताया था जो कोकस होते हैं, कोकस का शेप क्या होता है और बैसिलस का शेप? सर उसका सर्कुलर शेप। किसका? कोकस सर फोकस का सर्कुलर होता है, स्पेरिकल होता है। सर फोकस का स्फेरिकल होता है और बैसिलस का स्पेरिकल। ये ठीक बताने का है। हाँ सही कहा ना, गलत सही है। इसका देखो बैसिलस है, बैसिलस है। अब खुद ही देखो ये ईस्ट है, दिस इज राइट ईस्ट। सर वो ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खमीर, सर सिलेंड्रिकल शेप है। खमीर। बैसिलस है। हाँ तो इस तरीके से ये जो बैसिलस के फॉर्म में होते हैं, अभी इसका दिखाएंगे आपको, ठीक है? तो वीडियो में भी दिखा रहे हैं सर आपने, लेकिन ईस्ट क्यों लगी? आपको दिखाने की। सर यही डालते हैं उसमें। सर ये केक में भी डलती है। इससे वो फ्लफी हो जाता है। सर ये जो CO2 रिलीज करता है, बैसिलस में सिलेंडर का होता है। सर स्पेरिकल बैसिलस तो में सिलेंडरिकल होता है और कोकस में। तो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट, अब ये क्या करते हैं कि ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू इथेनॉल। इथेनॉल एंड अल्कोहल। Ethanol, that is C2H5 सर ये OH, जो है ना OH. मैग्नीफाइंग and CO2 and energy। सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में 2 O आते हैं। सर एक वो आता है ना। अभी देख लेते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 है ना, so along with 2 ATP जिसमें हाइफन लगेगा बीच में। सर हाइफन क्यों? अरे सर ये कौन सी स्पेल? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीच में डैश है। अब जरा देखो कि होता क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये ईस्ट कैसे करते हैं। ईस्ट सिंगल ईस्ट होता है तो ये धीरे धीरे बडिंग करता है। क्या इसमें से ऐसे बड निकलेगा? हाँ और फिर और सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। सेपरेट हो जाएगा, कई बार नहीं भी सेपरेट होगा तो इससे में बड़ा हो जाएगा, फिर एक और बड निकलेगा। तो इस तरीके से इनमें बडिंग होती चली जाएगी ऐसे। तो इस तरीके से प्रोलिफरेट करते हैं। बडिंग होगी, सेपरेशन जरूरी नहीं है, बडिंग होते होते बढ़ते चले जाते हैं। और इसी पर समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से लैक्टोबैसिलस में भी होते हैं, इतने बडिंग कर लेते हैं कि वो दही जमी जाता है। हाँ, सो अरे बहुत देर सर ये से स्पोरोलाइट में भी तो लैक्टोबैसिलस एसिड होता है। ये ईस्ट है, तो बडिंग इन ईस्ट। ये क्या है? बडिंग इन ईस्ट। अगर आप इसको इसमें डाल दो, ये किसी ग्लास में डाल दो ईस्ट को, और उसमें शुगर सिरप डाल दो, और फिर इसमें माइक्रोस्कोप लगा के मजा देखो। किसमें सर? हाँ वो शुगर सिरप। सर आप दिखाओगे? तो सिरप में मैंने क्या डाल दिया? ईस्ट डाल दिया। तो ईस्ट को क्या एनर्जी मिल जाएगी? ग्लूकोज मिल जाएगा वहां से, या ग्लूकोज डाल दो तो बस ग्लूकोज उनको मिलना चाहिए, और बस उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। वो उसी में क्या करेंगे, अंदर से ग्लूकोज को तोड़ते रहेंगे। ग्लूकोज में तो उसके बढ़ने को देखो। या फिर ग्लूकॉन डी बस ऐसे डाल देंगे। ग्लूकॉन डी डाल के बस माइक्रोस्कोप लगा के बैठ जाओ, अभी वही दिखाऊंगा। तो उसमें सर आप दिखाओगे नहीं करके? सर हम लाइट यहाँ नहीं दिखाएंगे, उसमें दिखा देंगे। सर आप कर दो ना। सर लेकिन करेंगे वो उसमें। देखो है टाइम कम, हम उसमें माइक्रोस्कोप सेट करें। मेनली हमें पढ़ना है, आप उससे देख लो, हम वो दिखाएंगे कि कैसे करना है।
है ना? तो वही चीज़ है। बाकी ये सब बाजार मिलता है, 10 रुपए का ईस्ट है, खरीदो घर में जाओ। सर जब चैप्टर हो जाएगा सर लेकिन तो वो माइंड वैसे अलग से जब फुर्सत हुई तो देख लेना, उसमें समय लगेगा, एक प्रैक्टिकल में तो समय लगता है। छुट्टियां बुला देना। हाँ तो हाँ सर छुट्टियां। along with सर to एक it- दिन आप तो प्रैक्टिकल अब जरा देखो तो हाँ सर एक प्रैक्टिकल। वही सर एक दिन से प्रैक्टिकल करा। ठीक है। तो ग्लूकोज की क्या होगी सबसे पहले? ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म। प्लाज्म। अब इससे क्या बन गया? पाइरूवेट बना, स्लैश पाइरुवेट एसिड। और या फिर 2 मॉलिक्यूल्स बने, 2 मॉलिक्यूल्स। से किसका क्या स्टेप है? अच्छा, अब इसके बाद ईस्ट में, इन ईस्ट क्या होगा? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। O2 ऑफ O2 इन ईस्ट ईस्ट। तो ये क्या बना? Ethanol plus molecules of C2H5OH plus 2 CO2 और plus 2 ATP। बात समझ में आ गई? So we have seen that what are the things formed during this. So ये चीज हमें पता चल गई है। C2H5OH आपको बता दें कि विस्की का फॉर्मूला है। किसका? विस्की अभी हाँ तो अल्कोहल वही तो अल्कोहल सर है। सर इसकी डेफिनेशन को इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर भी लिख सकते हैं। ये पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब जरा देखो C2H5OH क्या होती है? ये वाइन इथेनॉल, इसका नाम क्या है? इथेनॉल। ये इथेनॉल होती है, दैट इज C2H5OH। ये हमारे पास सर हमने निकाल दिया सर नाम दिखाओ। नाम तो ये ऐसे ही कॉमन सर ये मिलता है बस। अल्कोहल किसमें है? हाँ अल्कोहल है, प्योर अल्कोहल है। सर, देखो टेस्ट भी करो, ठंडा ठंडा लगे। सर अब उसमें आई थिंक दिस कुछ आया नहीं बैटरी में गरम जोरदार रखना है तो सर नहीं आ रहा। सर ये तो कफ सिरप जैसा है। कफ सिरप में अल्कोहल ही तो होता है। 1% 7%। हाँ हाँ सर ऐसे कफ सिरप इसी से बनता है। अभी आपको अगले चैप्टर में बताइए। जैसे कि बोलते हैं ना सर्दी में थोड़ा सा अल्कोहल पी लो तो ठीक हो जाता है। अल्कोहल ये है इसी सर पर होता क्या है कि नशा चल जाता है रिएक्शन क्या होता है? वो अगले चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड में ऐसा पढ़ेंगे ना। सर वो मीठा है। बॉडी में क्या होता वो चॉकलेट के रिप्लेस अब देखो आपको इथेनॉल समझ में आ गया? यस सर। सी और ये सी, और फिर इसके बाद क्या है? क्या इनके हर एक के 4 बॉन्ड होंगे? सर एक बीच में भी होगा ना? भाई आप ये देखो ना, हर कार्बन पे 4 हमने बना दिए क्या? हाँ अब इसे क्या कहोगे? CH3 CH2OH या क्या कहोगे? CH5OH। C2H5OH। बोलो बात समझ में आ गई? ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये कंडेंस्ड है। सर स्ट्रक्चर आता है ड्रॉप आता नहीं है, लेकिन आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल भी बना सकते हो खुद ही। है? सर ये आएगा क्या? आएगा कुछ नहीं, लेकिन मैंने बता दिया कैसे होगा। सर संडे में नहीं आएगा, जो बुक में वही आएगा। बात समझने की है, समझ में आ गया ना आपको? हाँ सर। अच्छा, सो ये चीज होती है इन एब्सेंस और 2 ATP ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो इथेनॉल जब बनाते हैं तो क्या करते हैं बताइए? कि कभी भी इथेनॉल बनाएंगे या अंगूर की शराब, ये क्या होता है? स्विट्जरलैंड में, नॉर्वे में बनाते हैं तो उसको पैर से कुचलते हैं। उससे क्या होता है? उसकी जूस निकल जाती है। तो उसकी जो डंठल है या पीटीओल, उसी में वो बैठा है ईस्ट, वो उसके अंदर चला जाता है, अच्छे से मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद उसको डिब्बे में बंद करके टाइट बंद कर देते हैं, फुल भर के, ऑक्सीजन न जाने पाए। ऑक्सीजन न जाने पाए। अब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो अंदर ही अंदर वो जो ईस्ट अंदर गया है, इसको तो जिंदा रहना है ना,
तो उससे क्या होगा, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करके उसकी अल्कोहल बना देगा फिर बाजार में। सर ईस्ट कहाँ से आया? ईस्ट डालते हैं उसी की पीटीओ ने कल बैठा। कभी सड़ा अंगूर देखा है? हाँ। सड़े अंगूर की स्मेल इथेनॉल की है, वो खा रहा है मजे से। नहीं सुगा कितना स्मेल करता है इथेनॉल से नशा होगा। भाई आप जब रॉटन ग्रेप्स देखें उसकी स्मेल कैसी होती है, बहुत गंदी। तो वो इथेनॉल की स्मेल है और वही शराब है। सर इससे हो सकता है नशा ये सब इथेनॉल से? सड़ा अंगूर खा के देख लीजिए, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। और इसी रख दो पॉलीथीन बंद करके, फिर 25 दिन मजे से रखे रहो और फिर इडली में भी यही है, फर्मेंटेशन है, वो CO2 कॉफी है। तो अब उसमें इथेनॉल तो ऐसे छू के उड़ जाता है 78 डिग्री सेल्सियस और इडली बना के 100 पैसा हो गया। इथेनॉल बचेगा। अंगूर वो कोई उबाल के तो खाता नहीं। 78 डिग्री उसका है। तो ये आपको समझ में आ गया कि दो तरीके का पाथवे है। सो इन ईस्ट पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन किसमें टूटते हैं? into ethanol, ethanol का होता है C2H5OH plus 2CO2 plus 280. So 2 ATP amount of energy is, बोली बात समझ आ गई। अब आगे का देखिए, ये दिखाया गया है, वैसे तो इसमें फोकस दिखाया गया है, हमने वैसे नहीं बताया। इसमें स्पेल्कन टाइप दिख रहा है ना, हाँ। लेकिन जो मैंने दिखाया है वो बेसिलस है। सर ये क्या है? वो कुछ नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का दिखाया है और एनिमल करते हैं, हम ईस्ट दिखा रहे हैं। ईस्ट में बड़ी कौन सा है ये वाला? ये ऑरेंज और नहीं राइट साइड। ईस्ट सिंगल। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए। तो वो कुत्ते की जीन उसमें भी कुछ होगा। सर वो तो लिखा है कि अब बी पार्ट देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन आल्सो टेक्स प्लेस इन आवर मसल सेल व्हेन वी डू विगरस एक्सरसाइजेस। जब हम किस तरीके की एक्सरसाइज करते हैं, बहुत हेक्टिक एक्सरसाइज, तो ऐसे केस में हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। सो दैट हार्ट कैन नॉट सप्लाई दैट मच ब्लड, और उतनी तेजी से हम ब्रीदिंग नहीं कर पाते। वैसे तो फास्ट ब्रीदिंग होती है, एग्जांपल हम बहुत मतलब टाइम से रेस करते हैं तो भी ऐसा भी है रेसिंग। सर गर्म पानी में करते हैं। गर्म पानी मुझे डाउट है। ये बात सही है, गर्म पानी अगर पी लेंगे तो जो मसल क्रैम्प है, पीते थोड़ी है। बोलते हैं ना गर्म पानी से ना हो सर बॉडी मुझे पे। डाउट है सर। हाँ बोलिए। सर जब सर रस ब्लॉक होती है ना, सही हो जाती है। सही बताना, ये एक जानकारी है स्पोर्ट्स पर्सन है, अच्छी बात है। सर जब मैं बहुत दिनों बाद ऐसे डंबल उठाता हूं तो मेरा बहुत दर्द होता है अगले दिन, लेकिन अगर मैं रेगुलरली करता हूं तो फिर दर्द नहीं होता। तो ऐसे मसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा ब्रीदिंग एफिशिएंसी है, हमारे लंग्स की एफिशिएंसी का हम लोग 20% यूज़ करते हैं, वरना उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ऐसे लोग हाफ जाएंगे, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन जो 100 मीटर के रनर्स को देखो कितने फास्ट दौड़ते हैं। सो हम अपने लंग्स को क्या इसकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। हाँ। जो लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं किसी भी तरीके की, तो या पेट से जो करते हैं वो ठीक है ना। सर क्या करते हैं? बड़े बड़े कौन सा वो होता है अंदर? सर आप एक बार करो। सर एक बार हाँ हाँ फिर तो काल भाई। हाँ, कपालभाति जो ऐसे करते हैं ना, बार बार तेजी से सांस छोड़ते हैं, तो उससे क्या होता होगा? ब्रीदिंग कैपेसिटी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है। लंग्स का क्या होता है? लंग्स में जो टार्टर जमा हुआ है वो सारा निकल जाता है। लंग्स में भी खराब होता है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। अदरवाइज क्या है कि दैट इज लंग्स आर नॉट कंप्लीटली या फुली वो एफिशिएंट तो नहीं, सर ठीक है। और जो स्मोकिंग करते हैं उनका लंग्स अलग है, अभी हम देखेंगे काला पड़ा हुआ है, ब्लैक हो जाता है, और उनका लीवर भी बिल्कुल काला रहेगा, ठीक है कि नहीं। जो शराब पिएंगे, शराब पीने वाले का लीवर काला है और स्मोकिंग करने वाले का लंग्स काला, क्योंकि वो उधर से ब्रेक करते हैं। समझ में आ रही बात? सर तो ये चीजें हैं। लेकिन जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो तो एक्सरसाइज करने और ठंडी पानी में बैठते हैं। तो उसी बात पर हम लिखते हैं कि व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन का सो human being obtain energy by aerobic respiration. Anaerobic respiration takes place in our muscles है। देखिए anaerobic respiration in our
मसल सेल, ठीक है। when we do vigorous exercise, vigorous का मतलब तेजी से, तो जब हम vigorous एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, ऐसे समय में क्या होता है, इन दिस केस जो ग्लूकोज है C6H12O6 वो साइटोप्लाज्म में उसकी क्या होगी, ग्लाइकोलिसिस, और फिर वो बनेगा पाइरूवेट। सर हाँ, सर अगर हम विगरस एक्सरसाइज करेंगे तो और तेजी से ब्रेक होना चाहिए ना क्या चीज, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में जितनी ऑक्सीजन जा रही है उससे ज़्यादा तेजी से हमारी मसल को एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो एक अल्टरनेट बात है। और हमारा ब्लड नहीं सप्लाई कर पा रहा है, हार्ट उतना पंप नहीं कर पा रहा है, और मसल से काम ज़्यादा ले रहे हो, तुमको डंबल भी उठाना है, चलना भी है, फिरना भी है, तुम मसल से ज़्यादा काम कर रहे हो, तो वो कैसे तुम्हें काम देंगे। तो वो एक अल्टरनेट पाथवे बना देते हैं, ठीक है हम आपको दूसरे पाथवे से एनर्जी दे रहे हैं, आपको हमसे काम ही लेना है तो हम दूसरा पाथवे उससे तो जितना ले रहे हैं, एनारोबिक, एरोबिक से जितनी मिल रही वो तो लो, हम तो ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो उसके रेगुलरली एक्सरसाइज करें और विगरस करें तो फिर से एनारोबिक रेस्पिरेशन करनी पड़ेगी। तो सर ऐसे केस में ये भी होता है कि मतलब हमारे लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और ऐसे में क्रैम्प्स नहीं पड़ते हैं, ठीक है कि नहीं। तो सर, और मसल फ्लेक्सिबल भी हो जाएगा, मसल्स के बीच में अगर लैक्टिक एसिड आया भी है तो डिसॉल्व हो जाएगा या किसी न किसी तरीके से उसका जो है एक्सक्रीशन हो ही जाएगा, अदरवाइज वो स्टिफ बना रहेगा, उसी में ब्लॉक रहेंगे लैक्टिक एसिड। तो वो जब सही हो जाएगी मसल तो उसका एक पाथवे बन जाएगा, एक रूट बन जाएगा, उससे वो निकल जाएगा करके। तो अब ये पाइरूवेट है 2 मॉलिक्यूल्स, अब देखिए इसके बाद ये बना लेगा पाइरूवेट से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड बन जाएंगे, यानी यहाँ से इन मसल से, और इन एब्सेंस ऑफ ठीक है, और इन एब्सेंस ऑफ O2, तो CH3 तो पहले ही था और नीचे क्या O था, बोलो। तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल बन गए और इसका नाम क्या है, लैक्टिक एसिड। क्या यही चीज मिल्क में भी होता है, जब हम उसमें दही डाल देते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ऐसा करते हैं क्या। सो कर्डिंग ऑफ मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी लैक्टिक एसिड, कर्ड बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही में होते ही हैं, बस वो थोड़ा सा डाला जामन और उससे वो प्रोलिफरेट कर गए और फिर क्या होगा, फिर उससे वो लैक्टिक एसिड पूरे दूध को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। सर अगर यीस्ट हाँ? अच्छा दही डाल देने से पूरा जम जाता ना, थोड़ा सा डाल देते सर सर हाँ। या योगर्ट में सर भी दही के योगर्ट में साथ तो दही समथिंग होता है। नमक भी डालते हैं। क्या बोल, सर जब हमारा पेट खराब होता है तो हम वो स्पोरोलैक लेते हैं, पर सर उसमें तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, तो हमारे पेट में क्या लैक्टिक एसिड होता है। इट इज हैविंग गुड इम्यून सिस्टम। ये जो बैक्टीरिया होते हैं पैथोजन को किल करते हैं, इसीलिए बच्चों को भी लैक्टोजन पिलाया जाता है। तो वो क्योंकि उसमें इम्यून सिस्टम डेवलप करना है, उसमें दही भी रहेगी, लैक्टोजन का मिल्क पाउडर आता है कि नहीं, बोलिए। दही में तो पूरा बैक्टीरिया ही है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो फुल ऑफ बैक्टीरिया, सर वो यूजफुल होते हैं। यूजफुल बैक्टीरिया, पैथोजेंस नहीं। ठीक है। और एक होता है जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाए, पैथोजेंस तो वो पैथोजन है और उनको मारने के लिए एंटीबॉडीज होती हैं। हाँ। तो ये बैक्टीरिया एक तरीके की एंटीबॉडीज, यही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यहाँ ये नहीं है, यहाँ तो मसल सब खुद कर रही है, लेकिन दही जमाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी यही काम करता है। और ये किसका फार्मूला है, लैक्टिक एसिड। कौन सा, क्या इसी डबल ओ में मैंने एक H जोड़ दिया है इस बॉन्ड को हटा के, बोलो यहाँ डबल था कि नहीं, हाँ और CH3 था, वही सेम। तो वही सब कुछ रहा, लेकिन हमने यहाँ डबल बॉन्ड को हटाया और यहाँ क्या जोड़ दिया H, तो वही H अब यूज हो गया। सर
तो इसमें क्या हुआ, इसमें कितने वो H2 रिलीज हुए होंगे बताइए, फ्यूज आप बता दीजिए, तो भी ये सही बता देंगे। सर 4 सर 8 हाँ एक एक सही है, एक सही बताया, नहीं तो सर 8 बोला मैंने। अच्छा एक, हमने एक सुना, एक सही था, क्योंकि 3 4 5 5 दूना 10 और वहाँ 12। सर कैसे सर 2 होगा ना फिर। अरे सर एक बार बताइए फिर से सर, कैसे? दो तो मैंने बताया ना आपको। हाँ सर कैसे आपने काउंट किया? ये 3 4 5 है, हाइड्रोजन हाँ हाँ और 5 2 जा 10 वहाँ कितने हैं, 12 तो इन्होंने तो बोला एक CH3 पे एक सही बताया कि नहीं, 2 सर, होगा ना? दो सर 8 बोला है इसमें। सर वो 8 स्लिप ऑफ टंग है उसको अरे सर mind 2 करो। होगा ना, 10 और 2 है तो 2 नहीं होगा। ये देखो अब ये कितने हुए टोटल काउंट 10 करो, 10 है और एक H2 हाँ हुए अच्छा, 12 की नहीं, तो सर, ये तो- अच्छा, समझ आए? सर सही है। सही है कि नहीं। तो अब ये देखिए और क्या बना इसके साथ, CO2 ये अच्छा बता, नहीं, energy, क्यों energy। इन्होंने क्यों नहीं बोला CO2, CO2 क्योंकि इन्होंने मन में काउंट कर लिया कि 3 3 6 उधर भी 6 बोले CO2 का हाँ। और यहाँ इन्होंने काउंट कर लिया था कि 4 हैं, तो वो C और जोड़ोगे तब 6। बहुत चालाक है ये, ऐसे टॉपर नहीं है, आप समझ गए बात की नहीं, बोले 4 2 और लगाओ और यहाँ नहीं बोला CO2, क्यों नहीं बोला बताओ, ये 6 हो गया। क्योंकि यहाँ 6 हो ही गए हैं, 3 3 6 उधर भी 6 हैं, तो इसलिए इन्होंने बोला 280 बस बात खत्म। ओके सो 280, तो ये चीज हमारी बॉडी में होती है। सो इन दिस दस ये जो हम करते हैं, द लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड कॉजेस मसल क्रैम्प। अब ये चीज लिखें, लैक्टिक एसिड तो लैक्टिक एसिड produced in muscle muscles make muscles stiffer, means muscle can causes सर एक बार लैक्टिक एसिड का वैसे फॉर्मूला लिखोगे? लिख देंगे। सर CH3 COH अब ये आ गया, इनकी बात सुनो, we for its relief हम क्या करते हैं, हॉट वाटर बाथ में फॉर अच्छा कोल्ड वाटर फिर क्यों बैठते हैं लोग उसमें cold water? रिमूविंग, क्योंकि उससे हमारी जो स्टिफनेस है वो चली जाए, अच्छा वो हॉट से वो होता है ना, सॉफ्ट हो जाए मसल्स और वो अपना पाथवे बना दें। कोल्ड में क्यों बैठते हैं सर? ठीक है, उसका भी हम देखेंगे, यहाँ लिखा है कि हॉट में लेते हैं, अब आप कह रहे कोल्ड में सर मैं बैठते देखा हैं हूँ तो फिर वो हम जी। देख लेंगे अगर ऐसी बात है, यस सर। ठीक है। लेकिन सब जगह ये है, और ये भी स्पोर्ट्स पर्सन है तो इनकी बात मानो। सर कौन? सर कौन? और रिमूविंग फॉर रिमूविंग ये स्टिफनेस एंड मसल क्रैम्प, बोलो बात सही है, स्टिफनेस एंड मसल क्रैम्प। ऐसे सब नाम नहीं ले सकते ना, क्योंकि जो स्टार लोग हैं उनके पीछे गुंडे पड़े रहते हैं, सुपारी पकड़ उनकी होती है। ऐसा पूछोगी भाई उस फेमस व्यक्ति का नाम बताओ, तो ऐसे खुल जाएगा रास्ता, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। टॉलीवुड स्टार ये सब टॉलीवुड के स्टार हैं। सो इससे क्या होगा, वी टेक हॉट वाटर। बहुतों की जिंदगी बची हुई है क्योंकि वो मास्क लगा के घूम रहे हैं, जिस दिन मास्क हटेगा सर, बहुतों मैं के तो मास्क साथ, पहन के क्योंकि इससे पहचान ही नहीं हो पा रही कि कौन इसमें टॉलीवुड का है। अब जाइए। सर सर एग्जांपल टॉलीवुड क्या है? हाँ? बिहार के में जो तमिल सर, की तो- पिक्चर है वो सर टॉलीवुड। बिहार तो में फिर वो तो गलत होता है ना नहीं है। भोजपुरी मूवी, हाँ? बिहार वाले तो फिर क्या वजह से बोलते हैं उसको टॉलीवुड करे। वो बॉलीवुड है। सर वीडियो बताओ आप। हाँ वीडियो बताओ। हाँ चलो, सर आप उसमें एक्टिविटी तो बताओ। अब दिखा रहे हैं आपको। सर आप ही आपके टॉलीवुड सर इसका टेस्ट करो। अभी लेते हैं टेस्ट भी, इतनी बात हो गई। सर टेस्ट सर, सर। अभी जब कुछ पढ़ाए तो पहले भी पढ़ाया, कुछ है नहीं टेस्ट पहले ये भी। पढ़ा है। सर ये सब तो ऐसे सर ही है। संडे टेस्ट में इस सब का फॉर्मूला तो नहीं आएगा जैसे यूरिया में? नहीं सर अब ये देखिए। आएगा क्या संडे सर टेस्ट? आएगा कि नहीं?
और सर जब हम ऐसे लिख रहे हैं मसल सेल्स एब्सेंस ऑफ O2 तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला लिखना है बस सीधा लैक्टिक एसिड ऐसे ही लिखना है जैसे बुक में लिखा है। अरे सर मतलब फॉर्मूला के साथ सब बुक में तो लिखा ही नहीं है। जितना बुक में लिखा है उतने ही लिखना है, बस सीधी बात है। सब बुक में बस उससे ज़्यादा आपको जानना नहीं। कोई पूछे तो हमें मालूम ही नहीं। अब जरा देखो, इतनी बात हो गई। नाउ ये तो हो गया कि लैक्टिक एसिड होता है। नाउ वी विल सी द फ्लो चार्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ये बुक वाला फ्लो चार्ट देखो, ये अभी हम आपसे टेस्ट में देंगे। सर हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे ना। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज बाय वेरियस पार्ट्स। 6 कार्बन क्यों लिखा है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल क्यों लिखा है? वो अभी हम एक बार पढ़ेंगे तभी तो बता पाएंगे। सर देख के लिख देंगे प्लीज। देख के नहीं लिखना। That is glucose. ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। हाँ सर ये भी लिखना है। सर नाम लिख देंगे ना। नाम लिख देना, ग्लूकोज ही लिख देना, ठीक है। सर क्या लिख देंगे और तो? ये क्या है बताइए, ग्लाइकोलिसिस लिख देना। सर आप इन साइटोप्लाज्म सर बुक में पायरुविक एसिड कहीं लिखा नहीं पायरुवेट लिखा हुआ है। सर तो उसके नीचे 3 मॉलिक्यूल ही लिखे ना क्योंकि पायरुवेट में तो 2 होते हैं। तू भी बताने लगा। अभी इतनी देर से क्या पढ़ रहे थे? अभी ये बताई गई है कि CH3COC डबल OH होता है। फिर अभी हमने आपको बोला तो वही आप सर स्कूल में उसी चीज को कितनी देर तक करेंगे? 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। 3 कार्बन होते हैं कि नहीं? सर इसमें पायरो 3 कार्बन मॉलिक्यूल। जैसे इसे 6 कार्बन मॉलिक्यूल कहा गया, इसे क्या बोलोगे? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। हाँ तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाले 2 मॉलिक्यूल क्या गलत है? समझ नहीं पा रही बात? 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाले 2 मॉलिक्यूल, इसमें क्या गलत उन्होंने बोल दिया? 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाले 2 मॉलिक्यूल। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल को फार्मूला नहीं डिस्क्लोज करना चाहते। सर लेकिन इसका मतलब क्या है? 3 कार्बन वाले 2 6 कार्बन वाला 1 मॉलिक्यूल। अच्छा मतलब 6 कार्बन मिलके एक मॉलिक्यूल। 6 कार्बन वाला 1 मॉलिक्यूल। जो C6H12O6 है तो 6 कार्बन वाला 1 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन वाला 2 मॉलिक्यूल। 3 कार्बन कंटेनिंग 2 मॉलिक्यूल। बोलो सही है? हाँ सर सही है। सर इसमें 2 मॉलिक्यूल लिखा नहीं है लेकिन तो 2 पाइरुवेट क्या लिखो? सही है। सर अगर 2 ना लिखें तो चलेगा। देखो आपके पास बहुत सारी चीज है। आप ऐसा लिख लो CH3COC डबल OH। इससे बिल्कुल भी टीचर भी खुश हो जाएंगे और कहीं कोई सर ओ ऐसे नीचे करके लिखना जरूरी है या उसके साथ लिखना? सामने भी लिख सकते हो, वो भी होगा। और आगे बढ़े। अब यहाँ से पाथवे शुरू होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? 3 बार अब यहाँ से 3 पाथवे दिखाओ। एक, ये देखिए। सो लिखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, एब्सेंस ऑफ O2 इन ईस्ट। तो ईस्ट में क्या होता होगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। C2H5OH लिख दें। हाँ अब +2 CO2 देख लो, पूरे 6 हो गए हैं। बताइए, सर हो गए। 6 हो गए ना पूरे? अच्छा ये सेकंड क्या लिखा है? लैक सर ऑफ कार्बन तो 2 है, इसमें 4 है। अभी बताओ। नहीं अगर नहीं समझ पाएंगे तो बताओ। सर ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सर, तो क्या होंगे? दैट इज लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड को मैंने क्या बताया था? CH3। अब CH3COCOOH देख लो, COOH। ये ना लिखना चाहो तो CH3COH और C-OOH। पूरी बात समझ में आई? सिर्फ फॉर्मूला लिखना है हमें? हाँ? लिखना है हमें फॉर्मूला या फिर बस नाम लिख देंगे तो चलेगा? अब चेक करो हाँ कि सर। कहाँ गड़बड़ी। अच्छा पीछे भी ठीक करो। ये इस पर एक O लगा है ना, अभी ये H लगा है। इस कार्बन पे क्या 3 ही रह गए? तो क्या एक H और रहेगा? इस कार्बन पे 4 नहीं हो पाए ना, तो एक आपको यहाँ H और लिखना पड़ेगा, तभी तो टेट्रावैलेंसी पूरी होगी।
तो पीछे भी अमेंड कर दो। जो लैक्टिक एसिड का फार्मूला दिखाया था, इस कार्बन पे हमने 3 ही लगाए थे, तो इस यहाँ इस पे क्या लगाओ, H। तो यानी ये फार्मूला क्या बनेगा, बीच वाले में एक H भी होगा और नीचे क्या होगा, भाई एक बॉन्ड टूटा तो उसको भी तो एक छूट, उसका भी एक कम नहीं हो गया ऊपर वाले C का, तो उसने एक H ले लिया और एक H इसने ले लिया, तो दोनों तभी तो 4 बॉन्ड बनेंगे कि नहीं, नहीं तो 3 नहीं रह जाएंगे, क्योंकि ये तो इससे लिंक्ड है ना, एक बॉन्ड बना के, इसके तो 2 पूरे हो गए। सो इस तरीके से तो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3CH OH C-OH। C पे एक H भी है और C पे क्या है, OH भी है, और ये है लैक्टिक एसिड। और इसके कितने मॉलिक्यूल बने, 2, और क्या बना, और एनर्जी ATP, 2 ATP, और इसका नाम है, फॉर्मूला लिखना है लैक्टिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड लिख दो, सीधी बात। हाँ, जो बुक में है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट, समझ में आ गई बात, उतना ही लिख देना। और तीसरा क्या है, इन presence of oxygen in mitochondria. प्रेजेंस ऑफ O2। सर इथेनॉल भी 2 है, लैक्टिक एसिड भी 2 है। 2 इथेनॉल में 4 और 2 6 हो गए 6। अब इसमें 3 है तो 2 हुए। कार्बन कोई जनरेट थोड़ी होगा किसी रिएक्शन में, इसमें क्या होगा, 6 प्लस 38। सर बुक में जैसा वैसा लिख सकते हैं, सेम बिल्कुल बुक का ही लिखना है, जो बुक में। सर ये फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं लिखना ना, आप बुक देखो, बुक का लिख के दिखा दो, इतना लिख दो कि चार्ट बन जाए। सर CH3COOH सर देखो ये तो पेज लिख ये कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये कहाँ से बना दिया, यही तो बनेगा। चलो सर एक बार लिख लें, नोट करें। अभी हम आपको सब चीज दिखा रहे सर हैं। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स वगैरह लिखना जरूरी है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। जैसा बुक, चलो हम बुक से दिख लेंगे, बुक में जैसा है ना वही लिखा है तो चल जाएगा। अभी अब तो ठीक है, क्योंकि टीचर बुक से मिलाएगा उसी दिमाग से, NCERT से। अब आपसे ना ज़्यादा लिखने को कह रहे ना कम। अब देखिए द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये भी काम का क्वेश्चन है। सो लेट अस सी डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक। हाँ, जो आपने डेफिनेशन लिखा है वो लिखना है। अब और देख लेते हैं, कुछ और भी डिफरेंस होंगे तो और भी होंगे। सो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट टेक्स प्लेस in presence of O2. It takes place in absence of O2. Now, complete breakdown, जैसा कि थोड़ी देर पहले उदयवीर ने बताया था, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इस पर पूरा टूट जाता है। और जबकि आपको मालूम है, कहीं आप ये सोचते हो कि लैक्टिक एसिड में भी एनर्जी होती होगी, क्या दही में भी एनर्जी होती होगी? तभी तो लोग खाते हैं। क्या अल्कोहल में भी एनर्जी होती है? अगर कभी ऐसा पिक्चर देखा है कि उन्होंने अल्कोहल डाला और उसी में आग लगा दी, उसके चारों तरफ फेरे लेके शादी की लड़के, उसी में माचिस की तीली से जलाई। मतलब कोई अल्कोहल पी लिया, अल्कोहल की दुकान में जो पिकेटिंग होती थी ना, लिकर शॉप की पिकेटिंग, उसमें आग लगा दे तो बड़ी भयानक आग लगती है। पिकेटिंग मतलब उसके चारों तरफ कि अब कोई इसमें से नहीं लेगा, घेर के लोग बैठ जाते थे। जो हमारा मूवमेंट था ना, जो स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें पिकेटिंग कर दी गई थी। पिकेटिंग का मतलब शॉप को घेर के बैठ जाना, दुकान बंद कर देना, शटर डाउन। शॉप को क्यों घेर? लिकर शॉप, शराब की दुकान। बेच नहीं रहते क्या?
बेच रहे थे, बट वो बाहर से ब्रिटिश से आती थी तो हम उनको अच्छा। विरोध कर रहे थे। इंडिया की हाँ, अब देखो कंप्लीट ब्रेक डाउन, क्या अल्कोहल में भी एनर्जी होती है? हाँ, होती है। हाँ। तो इस तरीके से कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 38 ऑफ फूड अकर्स, ग्लूकोज भी लिख सकते हो, अकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, जबकि पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज भी लिख सकते हो या फूड occurs in an aerobic respiration. फूड का मतलब यहाँ C6H12O6 ग्लूकोज द एंड प्रोडक्ट्स, इसमें एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? CO2 and H2 सी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी are CO2 and water. And products may be either ethanol and CO2. अल्कोहल है। क्या बोलते हैं ईस्ट अल्कोहल से कुछ ऐसा? ईस्ट जब करता है तो ईस्ट डाल के ही तो फर्मेंटेशन होता है। हाँ। फर्मेंटेशन का मतलब है किण्वन की प्रक्रिया। किसी भी फल का फर्मेंटेशन कर दो तो उसमें कीड़े लग जाए, बैक्टीरिया को कीड़े ही तो कहते हैं, तो फर्मेंटेशन कहते हैं, और उससे जो चीज़ बनेगी वो अल्कोहल है। सो मेकिंग अल्कोहल आइदर फ्रॉम केन शुगर आइदर फ्रॉम माल्ट, तो माल्ट की भी शराब आती है, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, इस तरीके से अलग अलग मिलेट्स होते हैं, तो उन सब से बनती है। और फ्रूट से भी बनती है, तो फ्रूट की भी है विस्की या माल्ट, है ना। तो इसलिए एंड प्रोडक्ट्स में भी आइदर इथेनॉल एंड CO2 और लैक्टिक एसिड नहीं। क्या होता है? अब ये जो प्रोफेशन है इसमें चल नहीं पाता, क्योंकि हम 2-2 बजे 2:30 बजे रात जग के पढ़ते थे, तो सर उसमें आप तो वो तो स्कूल कॉलेज में ना? स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ाने के लिए हमें डायरेक्टली 12th से और BSc के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हमने कभी छोटी क्लास पढ़ाई नहीं। तो सर आप रुकते थे फिर हैं जॉब में आने के बाद? जॉब में आने के बाद फिर अचानक हमारा 5 साल का गैप हो गया था, तो फिर मुझे उनको सुबह 5 बजे बच्चे आते थे पढ़ने, तो 2:30 बजे में उठ के पढ़ना पड़ता था, 2.5 घंटे तक उन्हें पढ़ा। फिर इस मामले में हम रह ही नहीं पाए। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस ए कंसिडरेबल सर फिर आपने 9 के बच्चों को क्यों पढ़ाना? अभी 2 साल से, क्योंकि उनको 4 घंटे आप देख रहे हो, एक लाइफ प्रोसेस खत्म करने में मेरी हालत खराब हो गई। अच्छा माने भी उनको जब पढ़ाते थे तो वो 12th के उनको मैं सब BSc का पढ़ाता था। अभी भी ना बता के भी मैं बहुत कुछ बता जाता हूँ आपको, समझ नहीं बात की नहीं, कम करके भी बहुत ज़्यादा ही बता देते हैं। तो अब 12th के बच्चों को आप सोचो मैं कितना पढ़ाता हूँ, वो टॉपर बनते थे अपने आप। और फिर BSc वालों को कितना पढ़ाता हूँ, BSc को भी DU में पढ़ाया, तो मेरा कोर्स बहुत मुश्किल से पूरा होता था। 4 घंटे 4.5 घंटे वो बच्चे हमारे साथ बैठे ही रहते। फिर हमने कहा सर बोर नहीं हो जाते? इसमें आसानी से अब आपका पूरा हो जाता है, 2 घंटे पढ़ोगे कोर्स हो जाएगा। इसीलिए हमें छुट्टी भी कैंसिल नहीं करनी थी, आराम से लाइव प्रोसेस करेंगे आप। अरे सर So aerobic respiration produces a considerable amount of energy. लेकिन वो सबसे अच्छा होगा जब आप किसी के सामने लाइव प्रोसेस बोलोगे, मुझसे सुनेंगे क्या और मच क्या ऐसा करते हैं। जो भी हमारे बच्चे टेस्ट देते हैं उनकी कापियाँ सर्कुलेट होती थी क्लास में। कल देखो बच्चों ने ये कैसा लिखा है, दिखाओ सबको। तो काफी मतलब एग्जाम देते थे तो वो इतना अच्छा लिख के आते थे कि टीचर कहते थे सब बच्चों को ये कापी दी, सिर्फ ये फर्स्ट ही नहीं आया है, इसकी कापी दिखानी हो, वो बड़ी बात होती कि नहीं।
हमारे पास रशिया की है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी फिजिक्स है, अलग अलग देश की यूरोडो की, मतलब 7-7 किताबें एक फिजिक्स को पढ़ाने के लिए 11 कर, तो उसके लिए हमने कितना पढ़ा होगा। पढ़ना पढ़ाना हमारा दोनों शौक है, नहीं तो इतने सब फॉरेन के लिए 7-8 लाख के इंस्ट्रूमेंट हम क्यों रखे हुए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मोटिवेट हो सके। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस a considerable amount of energy, much less energy is produced in an aerobic respiration. In okay, अब जरा देखें ना, पार्शियल का मतलब पूरा टूटा ही नहीं फूड, या तो ग्लूकोज में टूट गया या दही में। अभी पूरा टूटता तो CO2 में टूटता, अल्टीमेट प्रोडक्ट CO2, फिर उसमें एनर्जी नहीं बची। अब आधा टूटा अभी और फिर दही खाएंगे तब हमारे अंदर CO2 निकलेगा, आधा हमारे अंदर टूटेगा। तो उसने बैक्टीरिया थोड़ा तोड़ के शराब बना दी, अब शराब की और एनर्जी उससे मिलेगी, तो फिर टूटेगा तो CO2 में ही ना, CO2 के बाद फिर नहीं टूटता, वो आखिरी प्रोडक्ट। तो पार्शियल हुआ कि नहीं? कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब बहुत अच्छी एनर्जी। अब कहोगे 2 ATP उससे टूटा, तो बाकी कितने ग्लूकोज से कितना टूटेगा? तो जब 2 इथेनॉल को तोड़ोगे तो बची हुई 36 इसी से टूटेगी। हिसाब कभी कम ज़्यादा नहीं होता है, टूटेगी 30-80। या लैक्टिक एसिड से कितनी टूटेगी? एक लैक्टिक एसिड से बताओ जाए। 283। बहुत अच्छा बताया। कैसे इन्होंने बताया? क्योंकि लैक्टिक एसिड तक बनने से 2 टूटी। समझिए यहाँ से कैसे ये माही ने बताया, अब हम बता रहे हैं। C6H12O6 है और इससे क्या बना बताओ? 2 लैक्टिक एसिड बनाया और प्लस 2 ATP बनी। अब ये जब टूटेगा CO2 में, तो इन्होंने बताया कि 2 लैक्टिक एसिड, एक लैक्टिक एसिड में 3 मॉलिक्यूल हैं, तो ये 6 बन जाएंगे कि नहीं? 3 गुना 6। और साथ में इन्होंने बताया कि ये 36 ATP, तो मैंने इनसे पूछा था एक लैक्टिक एसिड में, तो इन्होंने 19 ATP क्यों बताया? ATP बहुत बड़ी बात है, नहीं तो इतनी जल्दी कोई हिसाब नहीं लगा पाता। इन्होंने कैसे बता दिया इतनी जल्दी? तो 36 18 ATP, एक से कितना टूटा बताओ? क्योंकि मिल के कितना टूटना था एक ग्लूकोज से? 30 कितना 38 टूटना है ना ATP। तो माही ने कहा 2 पहले टूट चुकी है, तो 36 और निकलेगी, और एक से फिर कितनी निकलेगी? तो उन्होंने कहा 16, 18 बोलो, बड़ी बात थी कि नहीं? मतलब टोटल कितनी टूटनी है? 38 टूटनी, 2 पहले निकल गई। अब उसी लैक्टिक एसिड को खाओगे ना, तो बताओ 2 लैक्टिक एसिड खाते हो तो तुम्हारे अंदर से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 36, क्योंकि 2 तो बैक्टीरिया ने रिलीज कर दी अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए। अब बाकी और उतने से कितनी निकलेगी? 30, तभी तो 38 होगा। 36 मिलकर 38 नहीं होनी चाहिए एक ग्लूकोज से। तो बाकी 36 उसमें बची कि नहीं? पार्शियल ब्रेकडाउन लिखा हुआ है कि नहीं? तो उस 36 ATP जो एनर्जी निकली, क्या वो 2 लैक्टिक एसिड से निकली? तो माही ने बताया कि एक से कितनी निकली। बोलो, बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसको भी नोट करना तो यहीं तक रखना। ओके, थैंक यू प्राची। हाँ, लिख दिया है, वो सही है। सर मच लेस एनर्जी मतलब? मच लेस एनर्जी मतलब